10th इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 1, वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 4 में हम लोग को यहाँ से देखना है अर्थव्यवस्था का विकास। तो चैप्टर 1 का जो इससे पहले का भाग है वो हम लोग वीडियो नंबर 1, 2 और 3 में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो वहाँ जाकर देख लीजिए, आसानी से आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो 4th वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का विकास। ये टॉपिक का अर्थ क्या है इसका थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है अर्थव्यवस्था का विकास, यानी हम लोग पीछे 1st और 2nd वीडियो और 3rd वीडियो में देख चुके हैं जो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे कृषि होता है, व्यापार होता है, उद्योग होता है, परिवहन होता है, संचार होता है और सारी क्रिया होती है। तो इन्हीं क्रियाओं में होने वाले विकास को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का विकास। तो वही कह रहा है अर्थव्यवस्था के विकास क्या है, हमारा इसका एक लंबा कहानी है। तो आज़ादी के समय से अब तक 75 वर्षों में क्या हुआ है, कैसे विकास हुआ है, वही कह रहा है, एक लंबा इतिहास है। तो अर्थव्यवस्था का विकास एक क्या होता है, पौधे के विकास की तरह होता है। यानी पौधे क्या होता है, एक छोटा बीज के रूप में होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा होता है, शाखा, तना, पत्ती, फिर क्या होता है, फूल, फल। तो ये अर्थव्यवस्था हमारा आज़ादी के समय कैसा था, एक बीज की तरह था। अब उसमें क्या होगा, बीज से अंकुरित होकर क्या निकला, तना निकला, फिर उसमें पत्ती आया, फिर फूल आया, फल आया। तो हम लोग अभी किस में परिपक्व होकर फूल और फल की तरह हम लोग अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं वर्तमान में। तो जिस तरह एक पौधे का क्रमशः विकास होते हुए होता है और परिपक्वता की स्थिति में उसमें फल, डाली आदि का उपयोग मानव हित में होता है, ठीक उसी तरह एक अर्थव्यवस्था का आदिम काल, यानी अर्थव्यवस्था का एकदम बिल्कुल क्या विकास का स्वरूप किस समय, आज़ादी के समय। तो ही कहते हैं आदिम काल या आज़ादी के पहले। आदिम काल से अब तक विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को हम अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी कह सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में यही जो परिवर्तन हुआ आज़ादी के समय से पहले, आज़ादी के समय और आज़ादी के समय से लेकर अब तक परिवर्तन हुआ, तो इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था के विकास। आज़ादी के समय 2.7 लाख करोड़ की थी जीडीपी के तहत, जीडीपी के अनुसार, अब 235 लाख करोड़ हो गया। तो परिवर्तन, यही जो परिवर्तन हुआ इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था के विकास या विकास की कहानी। यहाँ तक समझ में आ गया अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो अर्थव्यवस्था के विकास को देखने के लिए हमें अपने देश के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना पड़ेगा, हमारे देश के आर्थिक विकास की स्थिति को देखना पड़ेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारिक स्थिति क्या है, नहीं है। इसका एक अपना क्या है, इतिहास है, ठीक। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम निम्नलिखित 2 स्थितियों क्या करेंगे, विवेचन करेंगे। इन विवेचन का अर्थ होता है विश्लेषण। क्या करेंगे, विश्लेषण, ठीक करेंगे, जो दोनों ही पारस्परिक सहयोगी। तो अर्थव्यवस्था के विकास में हम लोग को 2 पढ़ना है, आर्थिक विकास का इतिहास और मौद्रिक विकास का इतिहास। तो मौद्रिक विकास के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे जो मुद्रा का विकास कैसे हुआ, यानी मोहम्मद तुगलक द्वारा प्रयास किया गया मुद्रा के विकास में, ठीक। तो वही कह रहा है मुद्रा के विकास यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेकर के अभी हम लोग डिजिटल करेंसी या डिजिटल मनी तक पहुंच चुके हैं। तो उसको हम इसी मौद्रिक विकास में पढ़ेंगे। और यह है आर्थिक विकास। तो इसमें हम पढ़ेंगे जीडीपी का कैसे विकास हुआ, आज़ादी से पहले का जीडीपी क्या था, आज़ादी के समय क्या जीडीपी था, और आज़ादी के बाद अभी वर्तमान में 22-23 में क्या जीडीपी। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे तो आर्थिक विकास इसमें पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आर्थिक विकास। पहले हम आर्थिक विकास की चर्चा करेंगे जो आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग के द्वारा संपन्न होता है। यानी आर्थिक विकास बिना इकोनॉमिक प्लानिंग के संभव नहीं है। इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि आर्थिक विकास क्या है, यानी आर्थिक विकास क्या है, इसको पहले जानते हैं, ठीक। आगे देखते हैं आर्थिक विकास। तो ऐसे तो आर्थिक विकास की परिभाषा को लेकर अर्थशास्त्रियों में काफ़ी मतभेद है। यानी अर्थशास्त्री आपस में ही उलझे हुए हैं कि आर्थिक विकास का पूर्ण परिभाषा यानी स्पष्ट परिभाषा क्या हो जिसे सभी लोग माने, जिसमें कोई मतभेद नहीं हो। तो अर्थशास्त्रों में क्या ही मतभेद है, तो बहुत सारे अर्थशास्त्री अलग अलग इसकी परिभाषा देते हैं। अब देखते हैं कौन सा अर्थशास्त्री इसकी परिभाषा कौन देते हैं। तो इनकी एक सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है किसके, आर्थिक विकास की। फिर भी आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं, हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा क्या करने जान ले। जैसे प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार आर्थिक विकास एक और श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच क्या है, संबंध है। यही लिख देता है आर्थिक विकास के श्रेय श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध है। किनका कथन है, तो प्रोफेसर रोस्टोव, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे ये टॉपिक है ना आर्थिक विकास, उसको पढ़ने से पहले हम लोग को ये बॉक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कहते हैं समावेशी विकास, यानी ऐसा विकास जिसमें कोई भी वर्ग क्या हो, छूटे नहीं, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हो चाहे आर्थिक रूप से संपन्न हो, सभी का विकास हो सके, तो उसे ही कहते हैं समावेशी विकास। यानी आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा हो जाए, यानी सभी वर्गों का क्या हो, ऊंचा हो जाए, यानी सभी ऊंचा होता हो या ऊंचा हो जाए। तो इसी का अर्थ हो गया सभी वर्गों का विकास हो जाए तथा समाज का कोई भी
कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे। तो ऐसे ही विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? समावेशी विकास। यानी ऐसा विकास जिसे समाज का कोई भी वर्ग क्या हो? अछूता नहीं रहे, या ऐसा विकास जिसमें समाज का कोई भी वर्ग छूट नहीं जाए, उसे ही क्या कहते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। ठीक, अब देखिए अगला, प्रोफेसर मेयर और वाल्डबिन ने बताया कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी लंबे समय में देश का जो आय है ना, उसमें वृद्धि होती है। उसी को प्रोफेसर मेयर और बाल्टी ने क्या बताया? आर्थिक विकास। ठीक, इसे देखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस वेयर बाई एन इकोनॉमिक्स एंड रियल नेशनल इकोनॉमी इंक्रीज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वही करे लंबे समय में राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं? प्रोफेसर मेयर और बाल्डिन ने क्या कहते ने उसको क्या बताया? आर्थिक विकास बताया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि आर्थिक विकास अवश्य रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। यानी आर्थिक विकास क्या? परिवर्तन की प्रक्रिया। तो वही ना देखे, हमारा आज़ादी के समय क्या था, अभी क्या है? आज़ादी के समय से लेकर अभी तक बहुत परिवर्तन हुआ है। तो इससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन होता है। तो अर्थव्यवस्था का ढांचा हमारा आज़ादी के समय 2.7 लाख करोड़ का था, अभी वर्तमान में जीडीपी के स्तर पे 235 लाख करोड़ का हो गया। तो क्या ढांचा बदला ना? छोटा था, क्या होगा? बड़ा हो गया। ठीक, इसके चलते प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भी बदलती है। तो प्रति व्यक्ति प्राप्त होने वाले आय जो आज़ादी के समय क्या था? मात्र 20 रुपये के आसपास में था, अब बढ़ के बहुत आगे बढ़ गया। ठीक, तथा आर्थिक विकास की आर्थिक विकास के निर्धारक निरंतर बदलते रहते हैं। ठीक, तो ही कारण आर्थिक विकास के निर्धारक भी क्या होते हैं? निरंतर बदलते रहते हैं। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादन का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। यानी आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य यही होता है जो अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र, कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, संचार हो, परिवहन हो, यानी सभी क्षेत्र को क्या करना? उनकी उत्पादकता को बढ़ाना, यानी उनसे उनकी आय क्या करना? बढ़ाना। यही आर्थिक विकास का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ठीक, इसके लिए विकास प्रक्रिया को गतिशील करना पड़ेगा। यानी विकास प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे तभी तो क्या होगा? विभिन्न क्षेत्रों का उत्पादक का स्तर क्या बनेगा? ऊंचा बनेगा। कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे परिवहन हो, चाहे उद्योग हो, सभी का क्या स्तर, यानी उनके उत्पादन का स्तर क्या होगा? ऊंचा होगा। अब देखिए आगे, आर्थिक विकास को जान लेने के बाद अब आप यह भी जान ले कि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। यानी अब आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है? मुख्य रूप से बात करें तो शुरुआती समय में इन तीनों शब्द में कोई परिवर्तन, कोई अलग अलग बात नहीं किया था। यानी इसमें कोई अलग अलग मतलब इसका क्या अर्थ नहीं निकाला जाता था। अब वर्तमान में, अब आधुनिक इकोनॉमी के समय, यानी वर्तमान में इसमें क्या हो गया? मोटा मोटा थोड़ा सा अंतर किया जाने लगा है। आर्थिक विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में अंतर किया जाने लगा है। अब जो कर समानता आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई अंतर नहीं माना जाता। दोनों शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन इधर यानी वर्तमान समय में अर्थशास्त्रियों द्वारा इन दोनों के बीच अंतर किया जाने लगा। यानी वर्तमान समय में क्या किया जाने लगा? अब इन दोनों शब्दों के बीच अंतर किया जाने लगा। अब देखते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि में, वृद्धि के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग बात बताते हैं। देखते हैं उसी में श्रीमती उर्सुला हिक्स ने के अनुसार वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। यानी जो देश आर्थिक दृष्टि से विकसित हो चुके हैं उनके लिए क्या कहता है? इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि विकसित यानी जो इकोनॉमिक रूप से डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए इकोनॉमिक क्या कहता है? उनके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब क्या कहता है? जबकि विकसित, डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है। यानी जो भी विकसित है, यानी डेवलपिंग कंट्री के रूप में विकासशील अर्थव्यवस्था, उनके लिए क्या किया जाता है? आपका उनके लिए डेवलपमेंट का प्रयोग किया जाता है। और जो विकसित हो चुके हैं उनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे और इसमें क्या क्या आता है। अब देखते हैं प्रोफेसर ब्राइट सिंह ने भी लिखा है ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है। तो उन्होंने भी क्या किया? यानी प्रोफेसर ब्राइट ने उर्मिला हिक्स के सब क्या किया? इन्हीं के साथ ही है। यानी ये भी यही कर रहे हैं जो ग्रोथ किन के लिए, यानी किस देश के लिए हो, जो देश विकसित हो चुका है उसके लिए ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया जाए। आर्थिक विकास के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बॉक्स जो दिया हुआ है इस बॉक्स को पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक परिभाषा सबसे सटीक ये होता है जो भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। यानी ऐसा विकास जो वर्तमान में भी चलता रहे और भविष्य की पीढ़ी भी क्या रहे, उससे भविष्य की पीढ़ी को भी कोई नुकसान नहीं हो, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उसे ही कहते हैं सतत विकास। अब इसे पढ़ते और डिटेल में समझते हैं। आज मिट गया वैसे, लेकिन देखें ध्यान से दिखाई देगा। आज प्राकृतिक संसाधनों जैसे
कोयला, गैस, पेट्रोलियम, वन, जल, सूरज का प्रकाश आदि का इसी तरह प्रयोग होता रहा तो भावी पीढ़ी को इन प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ेगा। यानी हम जिस मात्रा में अभी हम कोयला, गैस और पेट्रोलियम, वन और सूरज के प्रकाश का प्रयोग कर रहा है तो क्या होगा, आगे आने वाली यानी भावी पीढ़ी के लिए क्या होगा, ये नहीं बच पाएगा। यानी क्या होगा, इसका भंडार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही नहीं, वर्तमान उत्पादन तकनीकों ने पर्यावरण प्रदूषण की यानी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की गंभीर समस्या को जन्म दिया है। यानी हम लोग इतना इसका प्रयोग कर लिए हैं जिससे क्या हो गया, भविष्य की आने वाली पीढ़ी के भी खत्म हो जाएगा। अब प्लस वर्तमान में इन सभी के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण में क्या हो गया, प्रदूषण की भी समस्या आ गई है। ठीक, अनेक उत्पादक क्रियाएं जल, वायु, भूमि को प्रदूषित कर रही है, जो आज एक क्या चिंता का विषय बना हुआ है। तो हम कह रहे हैं अत्यधिक ये खनिज पदार्थ है, इसके प्रयोग से वर्तमान में भी समस्या आ रही है। अब प्लस आगे जाके उनका क्या होगा, भंडार समाप्त हो जाएगा तो आगे यानी भविष्य की पीढ़ी के लिए, उनके लिए भी क्या होगा, संसाधन नहीं बचेगा तो उनके लिए भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी और हमारे लिए अत्यधिक उपयोग करने से भी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अभी वर्तमान में हम लोग के अधिक प्रयोग करने से भी समस्या है और भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उनके लिए ये सब संसाधन खत्म हो जाने से समस्या रहेगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ठीक, तो एक चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि हमारे लिए भी चिंता हो जाएगा, उनके लिए भी चिंता है, चिंता का विषय। इन सब समस्याओं के कारण विकास की वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया को जारी रखना उचित नहीं कहा जा सकता। यानी वर्तमान के विकास की प्रक्रिया है ना, उससे क्या हो रहा है, हमारा वर्तमान में जो समस्या है पर्यावरण में वो भी उत्पन्न हो रहा है और आगे आने वाले जो भविष्य है उनके लिए भी क्या हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए संसाधन क्या होगा, नहीं बचेगा। इसके विकल्प के रूप में हम क्या करते हैं, सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा का जन्म हुआ। ठीक, इन दोनों समस्याओं से, जो वर्तमान में समस्या है वो और आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी समस्या है। तो वर्तमान में अत्यधिक उपयोग करने से समस्या हो रही है और आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संसाधन न बचेगा, इसके लिए वो समस्या उनके लिए उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है या होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ी का तो विकास हो ही, प्लस आगे आने वाली पीढ़ी उनके भी विकास क्या हो सके, ध्यान में रख सके। हम लोग पीछे पढ़े ही थे वीडियो नंबर 1 और 2 में, ये संसाधन के बिना क्या है, विकास संभव नहीं है। ठीक, तो वर्तमान में हम जिस प्रोसेस से संसाधन का उपयोग कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया से क्या होगा, आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा, संसाधन खत्म हो जाएगा। जब संसाधन खत्म हो जाएगा और उस समय जो आने वाली पीढ़ी है तो उनके लिए क्या बचेगा, संसाधन बचेगा ही नहीं। तो बिना संसाधन के विकास करना संभव है नहीं, है ना। तो यही कह रहा है जो वर्तमान में हम लोग को क्या करना है, सतत विकास या पोषणीय विकास की अवधारणा अपनाना है, जिससे हमारे वर्तमान में जो समस्या आ रही है अत्यधिक संसाधन के उपयोग से वो भी क्या हो, छुटकारा मिले, उससे भी छुटकारा मिले और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी क्या हो जाए, संसाधन बचा रहे। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, संसाधन विकास की अवधारणा लागू करना। अब देखते हैं ब्रूलैंड आयोग क्या कहती है सतत विकास के बारे में। ब्रूलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमताओं योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास। ठीक, चलिए तो आगे हम लोग जो आर्थिक विकास पढ़े तो उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सतत विकास के बारे में हम लोग अच्छे समझ लिए हैं, आप पढ़ते हैं। इसी तरह मेडिसियन नामक एक अर्थशास्त्री ने बताया है कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक समृद्धि है। यानी जो धनी देश है उसमें आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या, आर्थिक समृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक होता है यानी समृद्धि। जबकि निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ठीक, तो इनके अनुसार, मेडिसिन के अनुसार धनी देशों में आय का बढ़ना क्या है, ग्रोथ, और निर्धन देशों में आय का बढ़ना क्या है, डेवलपमेंट। ठीक, अर्थशास्त्री ही आपस में क्या उलझे हुए, इन्हीं में क्या एक मत नहीं है। जहां तक आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोसेस की बात है, यह एक व्यापक शब्द है, आर्थिक प्रगति। अब पीछे हम लोग देखे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और क्या था, इकोनॉमिक प्रोसेस यानी आर्थिक प्रगति। आर्थिक प्रगति एक व्यापक, इसको समझते हैं। दो हम लोग चीज समझ लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ समझ लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात। यह एक व्यापक शब्द है, इसका प्रयोग किसी आर्थिक इकाई के लिए किया जा सकता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों ही शामिल होते हैं। देखिए तो हो गया ना व्यापक, यानी इसमें दोनों शामिल है, इकोनॉमिक
प्रोसेस में यानी आर्थिक प्रगति में आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकास दोनों शामिल होता है। प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास दोनों शब्द का प्रयोग होता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। सच पूछा जाए तो विकास शब्द में वृद्धि शब्द का अर्थ भी निहित है। ठीक, अतः आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति तथा आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में कोई मूल अंतर यानी खास अंतर नहीं है। इन तीनों को व्यवहार में एक जैसा समझा जा सकता है। प्रोफेसर लेविस की भी यही राय है। प्रोफेसर लेविस भी यही मानते हैं कि आर्थिक प्रगति हो, आर्थिक वृद्धि हो या आर्थिक समृद्धि हो, उसमें क्या है, कोई खासा अंतर है नहीं। अब हम लोग आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में जानेंगे। ठीक, जिसके द्वारा आर्थिक विकास होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग के बिना क्या है, हमारा आर्थिक विकास संभव नहीं है। आज आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्रगति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों के नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना है। यानी अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका नियोजित समन्वय यानी उचित मात्रा में प्रबंधन करके क्या करना है, हमारा आर्थिक विकास करना है। ठीक, तो भारत में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन है जो आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना क्या करता है, बनाता है। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी जो भी प्रधानमंत्री होता है वही क्या होता है, उसका पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू। तो जो प्रधानमंत्री होता है वही क्या होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वर्ष 2014 ईस्वी में योजना आयोग के स्थान पर क्या कर दिया गया, नीति आयोग का गठन कर दिया। तो यही पूछता है कि नीति आयोग का गठन कब किया, तो वर्ष 2014 में योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग की तरह नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, वो भी क्या है, इनके योजना आयोग के अध्यक्ष है। अब देखिए योजना आयोग के शब्दों में योजना आयोग क्या करता है उसके बारे में समझते हैं। योजना आयोग का शब्द आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना क्या है, आर्थिक नियोजन है। अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्स इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन अकॉर्डेंस विथ नेशनल प्रायोरिटी। ठीक, यानी कह रहा है देश के विकास के लिए विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करना क्या है, आर्थिक नियोजन है। ठीक, देखिए अब आगे देखते हैं। अभी तक 10 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा किया जा चुका है। नहीं, जब बुक छपा था उस समय कितना क्या था, 10 पंचवर्षीय योजना। यानी ऐसे देखें तो क्या 12 पंचवर्षीय योजना का पूरा किया जा चुका है। अब 5 पंचवर्षीय जो योजनाएं होती है उसे क्या कर दिया गया, समाप्त भी कर दिया गया है। और उसके स्थान पर लाया गया है सरकार द्वारा 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा। तो अब पंचवर्षीय योजना क्या होता है, नहीं लाया जाता है, उसके स्थान पर यह ला दिया गया है। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक थी। तो ये पूछता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 51 से 56 तक थी। और 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 2002 से 2007 से 12 तक थी। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को ही दिया जाता है, यानी किस प्लानिंग को ही दिया जाता है। बिना प्लानिंग के भारत में आर्थिक विकास कर पाना क्या था, संभव नहीं था। ठीक, अब देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना क्या है, आर्थिक नियोजन है। अब कह रहा भारत में नियोजन के मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। तो ये पूछता है कि भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक विकास की दर को बढ़ावा देना, कृषि एवं उद्योग का क्या करना, आधुनिकीकरण करना, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण क्या है, यानी अच्छे तकनीक का इस्तेमाल करना, आत्मनिर्भरता के प्राप्त करना, यानी यानी आत्मनिर्भरता कहने का अर्थ होता है सब कुछ हम खुद से बना लें, किसी के लिए यानी किसी भी चीज़ के लिए दूसरे देश पर निर्भरता नहीं हो, तो उसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। यानी हम सब कुछ अपने अंदर हमारे पास उपलब्ध है, किसी की भी चीज़ के लिए हमें किसी और से सहायता लेना नहीं पड़ेगा, उससे ही कहते हैं आत्मनिर्भरता। और सामाजिक न्याय यानी सबको सही रूप से सब कुछ क्या हो सके, मिल सके, उसे कहते हैं सोशल जस्टिस को बढ़ावा देना। भारत में नियोजन को एक तालिका 1.2 द्वारा समझ सकते हैं इसे नियोजन। तो इसमें
पंचवर्षीय योजना के बारे में दिया है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, यही पूछ लेता है जो पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब चलाई गई, तो 51 से 56 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई, 56 से 61 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई, तो 85 से 90 तक। 10वीं 2002 से 7, 11वीं 2007 से 12। तो इन्हीं में से कोई एक दो क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो अधिकांश बार पूछता है प्रथम और द्वितीय, कभी कभी 7वीं और 10वीं पूछ लेता है। तो पूछ लेता है तो आपको पूछेगा जब पहली पंचवर्षीय कब से कब चलाए गए, तो उसमें ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, उसमें से भी ए भी ऑप्शन रहेगा, 51 से 56 आराम से लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक पीछे हमारा एक बॉक्स छूट गया है, इस बॉक्स को पढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग, तो 15 मार्च 1950 को क्या किया गया था, गठन किया गया था योजना आयोग को। आयोग का अध्यक्ष क्या होता है, अध्यक्ष एक्स ऑफिस यानी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब समानतः कामकाज का कामकाज एक उपाध्यक्ष क्या करता है, देखता है। यानी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, लेकिन योजना आयोग के कामकाज कौन देखता है, उसमें एक उपाध्यक्ष होता है, वो इसकी कामकाज क्या करता है, देखता है। जिसकी सहायता के लिए 8 सदस्य होते हैं। ठीक, तो आर्थिक विकास जो टॉपिक है वो समाप्त है, और उसी में योजना आयोग की तरह एक और मतलब कीजिए क्या है, समिति है, उसके बारे में पढ़ना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यूनाइटेड NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद समिति एक परिषद है, उसके बारे में हमको पढ़ना, योजना आयोग की तरह भी कार्य करता है। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। तो ये पूछेगा जब योजना आयोग के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, उससे पहले किया गया था, क्या करेंगे उसके बाद। ठीक, तो ये अगर डेट पूछ लेगा तो क्या देंगे, 6 अगस्त 1952 को किया गया। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग की तालमेल क्या बैठाना। तो राज्य सरकार और योजना आयोग या नीति आयोग के बीच तालमेल कौन बैठाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए, यानी तालमेल और सहयोग बनाने के लिए कौन, तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC। तो कभी कभी पूछ लेता है कि NDC का फुल फॉर्म क्या होता है, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक, अब यहाँ तक क्लियर है। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे। कभी ये भी पूछ लेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद में उसके सदस्य कौन होता है, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। और प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं बनाने का कार्य योजना आयोग का होता है, और अंत में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही क्या किया जाता है, अनुमोदित यानी अप्रूव किया जाता है। इसका ये पंचवर्षीय योजना का। अब तो पंचवर्षीय योजना क्या समाप्ति कर दिया गया, इसका भी कार्य क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अगर पूछे जब अनुमोदित किया जाता था तो कौन देंगे, यही देंगे, विकास परिषद ही देंगे। योजना आयोग के द्वारा बनाया गया पंचवर्षीय योजना को अप्रूव कौन करेगा, यही आपका राष्ट्रीय विकास परिषद करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग वीडियो, अब इससे ज़्यादा लेंगे इसमें तो क्या बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको वीडियो के यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे आर्थिक विकास में, एक हम पढ़ लिए आर्थिक विकास में 2 पढ़ना था, मौद्रिक विकास, आर्थिक विकास। तो एक हम आर्थिक विकास पढ़ लिए, यानी GDP से लेकर अभी तक कैसे कैसे बढ़ा, और आगे इसमें हम लोग को पढ़ना है मौद्रिक विकास। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा का विकास कैसे कैसे हुआ, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली से मुद्रा का यानी डिजिटल करेंसी तक हम लोग कैसे पहुंचे, इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो वीडियो नंबर 4 हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग वीडियो नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखें तो यहीं पर इस चैनल पर आपको एक साथ मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, फिर इसका कंटिन्यू कीजिएगा। और यहाँ से भी कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से भी कंटिन्यू कीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।